डियर स्टूडेंट, पिछले टर्म में हमने एल्केन की स्टडी की थी। एल्केन बनाने की विधियों का अध्ययन किया था। आज हम एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। एल्केन अत्यंत स्थायी और कम क्रियाशील यौगिक होते हैं तथा सामान्य परिस्थितियों में एल्केन अम्ल, क्षार, ऑक्सीकरण व अपचायक अभिकरणों के प्रति उदासीन रहते हैं, यानी कि बच्चों ये इनसे कोई क्रिया नहीं करते हैं। अतः हम कह सकते हैं एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। अब हम एल्केनों के हैलोजनीकरण का अध्ययन करेंगे। उच्च ताप करीब 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा सूर्य के प्रकाश में एल्केन हैलोजन से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके हैलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभिक्रिया है हाइड्रोजन प्रतिस्थापन होकर के हैलोजन जुड़ के हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण करते हैं। एल्केनों के साथ हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। तो हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमो, आयोडीन में से ब्रोमो, आयोडीन में से सबसे अधिक क्रियाशीलता फ्लोरीन की होगी और सबसे कम आयोडीन की क्रियाशीलता होती है। और एल्केनों से हाइड्रोजन परमाणु की रिप्लेसेबिलिटी विस्थापनीयता का क्रम निम्न प्रकार से होता है। सबसे अधिक तृतीयक में, द्वितीयक में और सबसे कम प्राथमिक में। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन परमाणु किस में से निकलेगा? तृतीयक में से, द्वितीयक, प्राथमिक में से। ठीक है, तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ध्यान रखना बच्चों, इनके वरीयता का क्रम ये होता है। आगे है नाइट्रीकरण। हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन नाइट्रीकरण कहलाता है। उच्चतर एल्केन नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। जैसे अभिक्रिया दे रखी है, उच्चतर एल्केन, बच्चों ध्यान रखना इसके अंदर, उच्चतर एल्केन नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, अब हमने लिया एन हेक्सेन HNO3 नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कराई तो H2O जल के अणु का निष्कासन होने पर हमको क्या प्राप्त हुआ? नाइट्रोहेक्सेन। ठीक है, और निम्नतर एल्केनों का नाइट्रीकरण भी संभव है। कौन सी विधि? वाष्प अवस्था में नाइट्रीकरण की तकनीक का विकास हुआ है जिससे निम्नतर एल्केनों का नाइट्रीकरण भी संभव होता है। ठीक है, एथेन का नाइट्रोएथेन का निर्माण होता है। उच्चतर ताप पर एल्केनों का आंशिक बंध विदलन होता है जिससे नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, उच्चतर ताप पर यदि रिएक्शन कराई जाएगी तो नाइट्रो एल्केनों का अलग अलग मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे प्रोपेन का HNO3 नाइट्रिक एसिड से भी क्रिया कराई तो 1 नाइट्रोप्रोपेन भी प्राप्त होता है, 2 नाइट्रोप्रोपेन भी प्राप्त होता है, नाइट्रो एथेन और नाइट्रो मेथेन मिश्रण प्राप्त होते हैं। अगला है दहन ऊष्मा। बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दहन ऊष्मा। वायु की उपस्थिति में एल्केनों का दहन होता है और CO2 व H2O कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अतिरिक्त दहन ऊष्मा डेल्टा H भी निकलती है। जो हमारी खाना बनाने वाली गैस के जलने में भी यह क्रिया संपन्न होती है और निकली हुई दहन ऊष्मा से ही हमारा भोजन पकता है। जैसे हमने अभिक्रिया कराई एनपेंटेन, जब इसका दहन कराया तो ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन के परमाणु जब इसको दहन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु निकलने के अतिरिक्त दहन ऊष्मा भी निकलती है जिसका मान डेल्टा H = 845 किलो कैलोरी होता है। तो दहन ऊष्मा भी निकलती है। तो वायु की उपस्थिति में एल्केनों का दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अतिरिक्त हमें क्या मिलती है? दहन ऊष्मा। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, किसी हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन में उसका सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त होती है जबकि उसका संपूर्ण हाइड्रोजन H2O के रूप में मुक्त होती है। ठीक है,
उसकी पूरी कार्बन तो CO2 के रूप में और हाइड्रोजन H2 के रूप में मुक्त होती है। इन दोनों यौगिकों बनने में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि अतः किसी एल्केन के पूर्ण दहन करने के लिए कितनी मात्रा में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होती है, इस आधार पर हम उस एल्केन की पहचान कर सकते हैं। अब जैसे एक सामान्य सूत्र दे रखा है एल्केन का CnH2n+2, तो इसके पूर्ण दहन के लिए समीकरण निम्न प्रकार से दे रखी है आपको। तो CnH2n प्लस ऑक्सीजन 3n+1/2 ये ऑक्सीजन है, तो हमको NCO2 प्राप्त होती है और n+1 H2O प्राप्त होती है। तो एल्केन और ऑक्सीजन के आयतन के आधार पर सूत्र द्वारा n का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो एल्केन का आयतन अपॉन ऑक्सीजन का आयतन इजिकल टू 2/3n+1। तो बच्चों ये हो गई दहन। ध्यान रखना दहन में CO2 H2O के निष्कासन के अलावा डेल्टा H दहन ऊष्मा का भी निष्कासन होता है। अब है तापीय अपघटन या भंजन। बच्चों ये तापीय अपघटन के अंदर जब उच्च ताप 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, एल्केनों को गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर निम्नतर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस क्रिया को तापीय अपघटन कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, उच्च ताप पर एल्केनों को गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर निम्नतर हाइड्रोकार्बन जैसे हमने एग्जाम्पल लिया प्रोपेन का तापीय अपघटन कराया। तो जब प्रोपेन का तापीय अपघटन कराया तो प्रोपीन, हेथीन, मेथेन हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक ले लें क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाए तो कार्बन हाइड्रोजन विदलन उत्प्रेरित होता है और एल्केनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखें, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं जो कि मुक्तमूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो ये है तापीय अपघटन। अगला है ऑक्सीकरण। एल्केनों का पूर्ण ऑक्सीकरण, तो इनका जो अपन ने बच्चों भी इससे पहले स्टडी की थी दहन, उसके अंदर हम कर चुके हैं। यदि एल्केनों को ध्यान रखना धात्विक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर जलाया जाए तो उनका ऑक्सीकरण होकर सबसे पहले तो एल्कोहल बनाएंगे, वापस ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनाएंगे और पुनः ऑक्सीकरण होने पे अम्ल का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया दे रखी है मेथेन CH4 ऑक्सीकरण धात्विक उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cu की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराई तो सबसे पहले हमको एल्कोहल प्राप्त होते हैं CH3OH। इसका ऑक्सीकरण पुनः कराने पर हमको एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं SCHO जैसे फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ, जिसका पुनः ऑक्सीकरण कराने पर फॉर्मिक एसिड प्राप्त होते हैं SC*OH। तो बच्चों ये ध्यान रखना इस अभिक्रिया का उपयोग उच्च वसाम्ल बनाने के लिए वनस्पति तेल एवं साबुन उद्योग में किया जाता है। जिन एल्केनों में तृतीयक हाइड्रोजन होता है वे KMnO4 या पोटेशियम मैग्नेट या पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीकारों के साथ ऑक्सीकृत होकर तृतीयक अल्कोहल बनाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जिन एल्केनों में तृतीयक हाइड्रोजन होता है वह है KMnO4 K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीकारों के साथ ऑक्सीकृत होकर तृतीयक अल्कोहल बनाते हैं। अभिक्रिया दे रखी है आइसोब्यूटेन ऑक्सीकरण कराए तो तृतीयक ब्यूटेल अल्कोहल का निर्माण होता